नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का प्रथम संस्करण जारी किया। पंजाब में जल की बचत करने वाली प्रत्यक्ष धान बीजारोपण तकनीक योजना मुश्किलों का सामना कर रही है। विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की। एक कार्यदल ने संसदीय समितियों का कार्यबल बढ़ाने का सुझाव दिया। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर प्रगति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की भी समीक्षा की और भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस अंक में चर्चा करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का प्रथम संस्करण जारी किया है। ये रैंकिंग सूचकांक एनएफएसए के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का मापन करता है। ये मापन मुख्य रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिचालन और पहलों के माध्यम से किया जाता है। इस रैंकिंग के 3 मानदंड हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कवरेज तथा अधिनियम के तहत सभी प्रावधानों का उचित लक्ष्यीकरण और कार्यान्वयन। इसके अलावा आपूर्ति मंच के तौर पर इसमें खाद्यान्नों के आवंटन, उनका परिवहन और उचित मूल्य की दुकानों तक वितरित करना शामिल है। साथ ही इसका तीसरा मानदंड है विभाग की पोषण संबंधी पहल। इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने डिजिटलीकरण, आधार नंबर से जोड़ने और ईपीओएस स्थापित करने के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था। इसका लक्ष्य मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इससे वहनीय मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी मूल्य पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है। यह अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% तक और शहरी आबादी के 50% हिस्से को शामिल करता है। इसके तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार है। पात्र व्यक्तियों को रियायती मूल्य पर 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटे अनाज का वितरण किया जाता है। खाद्य सुरक्षा के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में सामान्य श्रेणी के 20 राज्यों की रैंकिंग इस तरह से है। इसमें 3 शीर्ष राज्य हैं, ओडिशा, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश। अंतिम रैंक वाले 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। पंजाब में जल की बचत करने वाली प्रत्यक्ष धान बीजारोपण तकनीक योजना मुश्किलों का सामना कर रही है। किसानों ने पंजाब में धान की रोपाई के लिए प्रत्यक्ष धान बीजारोपण तकनीक को अपनाने से मना कर दिया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने भूजल स्तर में तेजी से गिरावट को रोकने के लिए पारंपरिक रोपण पद्धति की जगह डीएसआर यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक पर बल दिया था। डीएसआर तकनीक का मतलब है नर्सरी से पौधा लेकर खेत में रोपाई की बजाय खेतों में सीधे बीजों की बुआई से चावल उत्पादन की प्रक्रिया से। ये पानी बचाने वाली धान की बुआई की तकनीक है। डीएसआर को बीज बिखराव तकनीक यानी ब्रॉडकास्टिंग पद्धति भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष धान बीजारोपण श्रम को बचाता है। इससे आसान और तेज बुआई के कारण बुआई निर्धारित समय सीमा में की जा सकती है। इससे फसल 7 से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। इससे अगली फसलों को बोने के लिए समय मिल जाता है। इसके अलावा जल का कुशलता से उपयोग किया जाता है और साथ ही जल की कमी को सहने की भी क्षमता होती है। इसके अलावा इससे मीथेन का कम उत्सर्जन होता है। हालांकि डीएसआर से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। रोपण पद्धति की तुलना में अधिक बीज की जरूरत पड़ती है। डीएसआर में लेजर तकनीक के जरिए भूमि समतल करना जरूरी है। इसकी लागत 1000 रुपए प्रति एकड़ आती है। वहीं रोपण पद्धति में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष बीज रोपण वाली कुछ फसलों को ठंडी स्थितियों में उगाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा शाकनाशी उपलब्ध नहीं है। डीएसआर के लिए बीज की आवश्यकता 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ है, जबकि वहीं रोपण पद्धति में सिर्फ 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ती है। चावल की खेती की अन्य पद्धतियों की बात करें तो इसमें चावल गहनता प्रणाली है यानी एसआरआई पद्धति। ये पद्धति सबसे पहले मेडागास्कर में विकसित हुई थी। ये 15 से 20% तक भूजल की बचत करती है।
साथ ही चावल की उत्पादकता में भी सुधार करती है। इसके अलावा प्रतिरोपण, इसके तहत बीजों को पहले नर्सरी में बोया जाता है। 3 से 4 पत्ते दिखाई देने पर अंकुरण का मुख्य खेत में रोपण कर दिया जाता है और इसके लिए ज्यादा श्रम की जरूरत पड़ती है। तीसरी पद्धति है ड्रिलिंग पद्धति। इसके तहत एक व्यक्ति हल से जमीन में गड्ढे बनाता चलता है और दूसरा व्यक्ति बीज बोता है। इस पद्धति में भूमि जोतने के लिए बैल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और चौथी पद्धति है जापानी पद्धति। इससे बीजों को नर्सरी क्यारियों में बोया जाता है और फिर मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट जारी की। ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस ने विश्व की 123 अर्थव्यवस्थाओं में लोगों द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं के उपयोग पर सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में वर्ष 2021 में डिजिटल भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए कार्ड्स, मोबाइल फोन्स और इंटरनेट के उपयोग पर सर्वेक्षण शामिल है। सर्वेक्षण में भारत से संबंधित जो निष्कर्ष दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि भारत उन 7 देशों में शामिल है जहां विश्व के 1.4 अरब वयस्कों में से आधे वयस्क निवास करते हैं जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। आधार प्रणाली ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसकी वजह से वर्ष 2017 में 80% वयस्कों के पास अपना बैंक खाता है, जबकि वर्ष 2011 में मात्र 35% वयस्कों के पास अपने बैंक खाते थे। इसके अलावा नकद भुगतान के बदले बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड से भुगतान का तरीका अपनाने के बाद पेंशन भुगतान में आंतरिक धोखाधड़ी और रिसाव में 47% की कमी आई है। बैंक खातों के निष्क्रिय रहने के कुछ और भी प्रमुख कारण हैं, जैसे कि वित्तीय संस्थानों से दूरी, विश्वास की कमी और कम आवश्यकता अनुभव होना। इस सर्वेक्षण में कई प्रमुख सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि वित्तीय समावेशन में समान प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल फोन तक पहुंच में लैंगिक अंतराल को दूर किया जाना चाहिए। वित्तीय विनियामकों और पर्यवेक्षी एजेंसियों को बाजार में वित्तीय जोखिमों के प्रकारों की पहचान करने के लिए बेहतर पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली विकसित करनी चाहिए। प्रकटीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। ऐसे ही दिशा निर्देश अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन प्रथाओं के संबंध में भी जारी किए जाने चाहिए। वित्तीय समावेशन का संबंध व्यक्तियों और व्यवसायों की ऐसे उपयोगी और सस्ते वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं तक पहुंच से है जो उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, और इन जरूरतों में लेन देन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा शामिल हैं। इसके तहत वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं जिम्मेदार तथा सतत तरीके से वितरित किए जाते हैं। ये चरम गरीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग 17 सतत विकास लक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है। एक कार्यदल ने संसदीय समितियों का कार्यकाल बढ़ाने का सुझाव दिया है। राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने राज्यसभा के सभापति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इन सिफारिशों में कहा गया है कि स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय स्थायी समितियों यानी पीएससीज के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष किया जाना चाहिए। संसद में समिति काल शुरू किया जाना चाहिए। इस निर्धारित समय में रिपोर्टों के विषयों के व्यापक विस्तार को देखते हुए प्रमुख रिपोर्टों पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा समिति ने कहा कि उद्योग और वाणिज्य पर मौजूदा समितियों का विलय कर देना चाहिए। साथ ही पर्यटन और संस्कृति पर भी एक नई समिति का गठन किया जाना चाहिए। विभागीय स्थायी समितियों की वर्चुअल बैठकें आयोजित करने पर विचार किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकों के आने तथा अन्य देशों की विधायिकाओं में किए जा रहे प्रावधानों को देखते हुए ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा सचिवालय के लिए भी सिफारिशें की गई हैं। इसके तहत सभी रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। सचिव स्तर के कार्यों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसमें 75% मुद्दों का निचले और मध्यम स्तर पर निपटान करना शामिल है। राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई थी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय स्तरीय कर्मियों का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा सचिवालय राज्यसभा के सभापति के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। राज्यसभा सचिवालय के प्रमुख कार्य हैं राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और समर्थन प्रदान करना, संसदीय समितियों को सेवा प्रदान करना, राज्यसभा की दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के रिकॉर्ड प्रकाशित करना आदि। संसदीय समिति एक ऐसी समिति है जो सदन द्वारा निर्वाचित या नियुक्त या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित की जाती है और जो उसके निर्देशन में कार्य करती है। इसका अपना सचिवालय होता है।
ये सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय उपलब्ध करवाता है। संसदीय समितियां अपना प्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। संसद संसदीय समितियों की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसदीय समितियों को 2 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है स्थायी संसदीय समितियां, जिसके तहत वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां और अन्य समितियां शामिल हैं, और दूसरा प्रकार है तदर्थ समितियों का। ये विधेयकों पर चयन और संयुक्त समितियां हैं। ये समितियां एक विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती हैं और सौंपे गए कार्य के समाप्त होने और रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर प्रगति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की भी समीक्षा की। ईरान के चाबहार बंदरगाह तथा ईरान से शुरू होने वाले INSTC अंतर महाद्वीपीय व्यापार मार्ग पर भारत और ईरान ने नए सिरे से रुचि दिखाई है। यूक्रेन संकट के बीच रूस के साथ भूमार्ग से बढ़ते व्यापार को देखते हुए दोनों देशों ने ये रुचि प्रकट की है। चाबहार बंदरगाह के लिए वर्ष 2016 में भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये महासागर तक प्रत्यक्ष पहुंच वाला एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह से भारत को अफगानिस्तान और भू आबद्ध मध्य एशिया को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से पारगमन की जरूरत नहीं रहेगी। चीन ग्वादर बंदरगाह के विकास में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चाबहार के माध्यम से इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है। ये फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर को कैस्पियन सागर और फिर आगे रूस तथा उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। भारत, ईरान तथा रूस ने वर्ष 2000 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। INSTC भारत और रूस के बीच माल परिवहन लागत में 30% की कमी करेगा। साथ ही ये वस्तुओं के पारगमन में 40 दिनों की तुलना में केवल 25 दिन लेगा। ये भारत के लिए ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया, आर्कटिक, नॉर्डिक और बाल्टिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए कॉरिडोर की भूमिका निभाएगा। भारतीय बाजार में खिलौनों के आयात में गिरावट दर्ज की गई। पिछले 3 वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है। दूसरी ओर भारत से खिलौनों के निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि मेक इन इंडिया पहल से इस क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री ने भारतीय टॉय स्टोरी की रीब्रांडिंग करने का आह्वान किया है। इसके बाद से भारत में खिलौनों का आयात 371 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्तमान में भारत का खिलौना उद्योग मुख्य रूप से एक असंगठित उद्योग है। वर्तमान खिलौना बाजार लगभग 1.5 अरब डॉलर का है। ये वैश्विक खिलौना बाजार का केवल 0.5% है। हालांकि भारत के खिलौना बाजार का कुल मूल्य 1.7 अरब डॉलर है, लेकिन भारत में बिकने वाले लगभग 85 से 90% खिलौने चीन में बने होते हैं। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने वर्ष 2018 में टिप्पणी की थी कि भारत में चीनी खिलौनों के आयात ने स्थानीय खिलौना व्यवसायों को बाधित किया है। आपको बता दें कि भारत के खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि टॉय कैथॉन 2021। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय सभ्यता पर आधारित खिलौनों या खेलों को विकसित करने के लिए इसका आयोजन किया था। स्थानीय स्तर पर खिलौना विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए खिलौना उद्योग के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से छात्रों के लिए खिलौना बनाने का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पंजीकृत स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित और बेची जाने वाली वस्तुओं तथा सामग्रियों के मानकीकरण पर छूट दी गई है। अलग अलग राज्यों के पारंपरिक खिलौनों की बात करें तो कर्नाटक में चन्नपटना खिलौने और किन्नाली खिलौने, आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पका खिलौने और कोंडापल्ली खिलौने, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, तमिलनाडु की तंजावुर गोलू गुड़िया और चोप्पू सामान, मणिपुर की लेफा दिबी, असम के अशारी कांदी टेराकोटा खिलौने, ओडिशा के संबलपुर खिलौने और कागज की लुगदी और पत्थर के खिलौने, पंजाब में छनकना एक सीटी वाला खिलौना, घुग्गू बच्चों के झुंझुना पेटी, लट्टू और हंदवई यानी किचन सेट, और गुजरात का थिगडा ढिंगला। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। क्रय प्रबंधक सूचकांक। भारत के सेवा क्षेत्र का PMI जून 2022 में 11 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। PMI यानी क्रय प्रबंधक सूचकांक एक आर्थिक संकेतक है
इसका मान विभिन्न कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से की जाती है। इसके बाद समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। PMI 0 से 100 तक की संख्या है। 50 से ऊपर PMI एक विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। 50 के नीचे PMI एक संकुचन दर्शाता है। पूर्ण 50 का मान अपरिवर्तन को दर्शाता है। ईमा नुपी कीथेल यानी महिलाओं का बाजार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने ईमा कीथेल की 3 महिला व्यापारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य महिला व्यापारियों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। मणिपुर के ईमा कैथेल को एशिया का सबसे बड़ा महिला बाजार कहा जाता है। इस बाजार को विशेष रूप से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। NCW महिलाओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन वर्ष 1992 में किया गया था। मेई यू फ्रंट। इस वर्ष संपूर्ण भारत में जून महीने में होने वाली वर्षा का औसत 152.3 मिलीमीटर रहा है। ये पिछले वर्षों की औसत वर्षा यानी 165.3 मिलीमीटर की तुलना में कम है। इसमें 8% की कमी दर्ज की गई है। इसमें सामान्य वर्षा, जो कि 10% के तहत विचलन मानी जाती है, इसे सामान्य वर्षा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस कम वर्षा के कई कारण हैं। मेई यू फ्रंट ये पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों पर एक सक्रिय वर्षा का दौर है। ये भारतीय क्षेत्र से आर्द्रता में व्यापक कमी करता है। इसके अलावा मेडन जूलियन ऑसिलेशन सक्रिय चरण से बाहर रहा। इस कारण भी भारत में जून महीने में अधिक वर्षा नहीं हुई। MJO यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडलीय घटना है और पूर्वाभिमुख अंतः मौसमी परिसंचरण है। आर्यभट्ट 1। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। आर्यभट्ट 1 एनालॉग रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर AI टास्क है। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाने वाले डिजिटल चिप्स की तुलना में ये अधिक तेज होगा और इससे कम ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन जैसे कि ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकॉग्निशन के लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। इस पर विभिन्न मशीन लर्निंग संरचनाओं को प्रोग्राम किया जा सकता है। इसे तापमान के अलग अलग स्तरों पर संचालित किया जा सकता है। नैरोबी मक्खियां। पूर्वी सिक्किम में लोगों के नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने से त्वचा में संक्रमण हो गया है। नैरोबी मक्खियों को केन्याई मक्खियां या ड्रैगन बग भी कहा जाता है। ये आकार में छोटी होती हैं। ये झींगुर जैसे कीट हैं। ये पूर्वी अफ्रीका की स्थानिक कीट प्रजाति है। इनका संबंध पेड्रस एक्जिमियस और पेड्रस सबाइस नामक 2 प्रजातियों से है। नैरोबी मक्खियों का विकास उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। ये तीव्र रोशनी से आकर्षित होती हैं। ये मक्खियां पेड्रिन नामक एक अम्लीय पदार्थ का स्राव करती हैं। इससे त्वचा में जलन होती है। बाह्य उप परमाणविक कणों की खोज की गई। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी यानी LHCb प्रयोग ने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN में 3 नए कणों को खोजा है। ये एक नए प्रकार का पेंटाक्वार्क और पहली बार खोजे गए युग्म टेट्राक्वार्क नए हेड्रॉन की सूची में शामिल 3 कण हैं। ये भौतिकविदों को बेहतर ढंग से ये समझने में मदद करेंगे कि क्वार्क मिश्रित कणों में एक साथ कैसे आबद्ध होते हैं। क्वार्क मूल कण होते हैं। ये सामान्य तौर पर 2 और 3 के समूहों में संयोजित होकर हेड्रॉन का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। ये 4 क्वार्क और 5 क्वार्क कणों में भी संयोजित हो सकते हैं। इन्हें टेट्राक्वार्क और पेंटाक्वार्क कहा जाता है। माइक्रोबियल इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी। भारत और रूस ने बायोकैप्सूल के व्यवसायीकरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बायोकैप्सूल जैव निषेचन के लिए एक इनकैप्सुलेशन तकनीक है। MET यानी माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों को समाहित करने के लिए किया जाता है। इससे फसलों के लिए जैव उर्वरक के रूप में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की स्मार्ट डिलीवरी की जा सकती है। ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा पेटेंट कराया गया एक प्रमुख आविष्कार है। ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव हैं। ये मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर पौधों के पोषण में वृद्धि करते हैं।
सिंगल क्रिस्टलीन स्कैंडियम नाइट्राइड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सिंगल क्रिस्टलीन स्कैंडियम नाइट्राइड नामक एक विशेष पदार्थ की खोज की है। ये पदार्थ अवरक्त प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। स्कैंडियम नाइट्राइड उच्च दक्षता के साथ अवरक्त प्रकाश को उत्सर्जित करता है, अवरक्त प्रकाश का पता लग सकता है और इसे संशोधित कर सकता है। ये पदार्थों के समान कुल जैसे कि गैलियम नाइट्राइड से संबंधित है। SCN आधुनिक कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या SI चिप प्रौद्योगिकी के अनुरूप है, इसलिए इसे ऑन चिप ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। थर्मोकपल्स। रूसी रोसाटॉम स्टेट कॉरपोरेशन ने भारत के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 4 विद्युत इकाइयों के लिए थर्मोकपल्स की आपूर्ति करना है। थर्मोकपल्स प्राथमिक तापमान मापने वाले ट्रांसड्यूसर हैं। इन्हें परमाणु रिएक्टर में शीतलक के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली के भीतर एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होते हैं। इनकी स्थिर कार्यप्रणाली परमाणु रिएक्टर उपकरणों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करती है। फील्ड्स मेडल। यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। फील्ड्स मेडल को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ द्वारा दिया जाता है। ये एक अंतर गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। ये गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ये पुरस्कार प्रत्येक 4 वर्ष में 40 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। साथ ही 15,000 कैनेडियन डॉलर का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। फील्ड्स मेडल संगोष्ठी का आयोजन कनाडा के टोरंटो में स्थित फील्ड्स इंस्टीट्यूट करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।